बारे में आप देखिए, हमारी आज़ादी के 75वें साल में हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ये कवि सम्मेलन आयोजित कर पा रहे हैं। गुजरात में कल्चर पे काफ़ी जोर है, लोग साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, तो हमें लगा कि इस अवसर पे राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए एक कवि सम्मेलन बहुत ही उचित माध्यम रहेगा। तो हमारे विभाग के सभी अधिकारियों ने इसमें आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे विभाग में भी काफ़ी कवि हैं, साहित्यकार हैं जो इसमें रुचि रखते हैं। तो ये सब लोग की इच्छा थी कि कवि सम्मेलन किया जाए, जिससे साहित्य को और कविता को गुजरात में भी, हिंदी कविता को गुजरात में भी प्रोत्साहन मिल सके। तो इसी का नतीजा है कि हम ये आयोजन कर पा रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग है, तो हमें उम्मीद है कि यह काफ़ी सफल रहेगा और लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो ताला चला आपके सामने है भाई साहब। नमस्कार। परम आदरणीय श्री रविंद्र कुमार सर, माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद, परम आदरणीय श्री एस राणा सर, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद, परम आदरणीय श्री अनिल कुमार मिश्रा सर, माननीय प्रधान आयकर आयुक्त अहमदाबाद एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव में कवि सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष, इस सभा में उपस्थित आईटी गोवा एवं आईटीएफ में के सेवानिवृत्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, आयकर विभाग के उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य सदस्य, भाइयों एवं बहनों, मैं रूबिका गोयल, सहायक आयकर आयुक्त, और मैं बीपी श्रीवास्तव, अपर आयकर आयुक्त, आयकर विभाग अहमदाबाद की ओर से इस सभागार में उपस्थित अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अपने देश भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रालयों एवं विभागों को सृजनात्मक कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा है। साथ ही साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में सक्रिय भागीदारी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का आग्रह किया है। इस अनुक्रम में हमारे माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री रविंद्र कुमार सर के दिशा निर्देशन में आयकर विभाग अहमदाबाद की द्वारा सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज इस सभागार में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हम सर्वप्रथम गणमान्य अधिकारियों एवं अतिथियों के स्वागत से करते हैं। मैं निवेदन करता हूं अपने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री रविंद्र कुमार सर का कि वे मंच पर आएं। साथ ही साथ निवेदन करता हूं आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री ए.के. मिश्रा सर से कि वे पुष्पगुच्छ के द्वारा श्री रविंद्र कुमार सर को सम्मानित करें और मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री एस राणा सर से कि वे मंच पर आएं। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ श्री अनिल कुमार मिश्रा सर से कि वे पुष्पगुच्छ के द्वारा राणा सर को सम्मानित कर मंच पर स्थान ग्रहण करने का निवेदन करें। मैं सुश्री पल्लवी मैम से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार मिश्रा सर का पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मानित कर मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करें।
भारतीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। दीप प्रकाश एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आज के इस कार्यक्रम को हमारे दिग्गज कवियों की विचारधारा से प्रकाशमान करते हेतु मैं मंच पर विराजमान आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। आज़ादी तो फिर इस आज़ादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाए। नया खून है, नई उमंगें, फिर से नई कहानी, हम हिंदुस्तान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन 75वें सालगिरह के दीप प्रज्वलन से प्रेरणा लेकर यहाँ उपस्थित सभी भारतवासियों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम आज़ादी के महत्व को आंकें और संकल्प लें कि हम तन मन धन से पूर्ण निष्ठा से अपने आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और निरंतर अपनी आज़ादी को मजबूती देंगे। क्योंकि हम आयकर विभाग से हैं और देश के राजस्व को बढ़ाने में हमारा प्रत्यक्ष योगदान है। हमारा मूल मंत्र कोस मूलो दंडा है, यानी राजस्व ही प्रशासन का आधार है। ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम आयकर परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हम आज के हमारे विशिष्ट कवियों को सम्मानित करेंगे, जिनकी विशिष्ट कविताओं एवं रचनाओं से आज की संध्या सुशोभित होगी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री महेश दुबे जी को, जो बनारसी बाबू के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि हैं एवं विभिन्न टीवी चैनल शो में आयोजन कर चुके हैं, को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री महेश दुबे, कृपया तालियों से इनका स्वागत करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय श्री रविंद्र कुमार सर से कि वे श्री महेश दुबे जी को पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय भेंट कर सम्मानित करें और मंच पर स्थान दें। हमारे मध्य अगले कवि हैं आदरणीय श्री गौरव शर्मा जी, जो विश्व प्रसिद्ध मारवाड़ी वन लाइनर पोएट किंग हैं, हास्य कवि हैं और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी सर्कस इत्यादि विभिन्न टीवी शो को में अपने प्रतिभा बिखेर चुके हैं। मैं श्री गौरव शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मैं पुनः निवेदन करती हूँ हमारे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री रविंद्र कुमार सर से कि वे श्री गौरव शर्मा जी का पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय भेंट से सम्मान करें एवं मंच पर स्थान दें। हमारे मध्य उपस्थित अगली कवित्री हैं आदरणीय सुश्री डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, जो श्रृंगार रस के राष्ट्रीय कवित्री हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और जिन्होंने लोकप्रिय फ्लिपकार्ट कॉमेडी शो सीरीज के लिए काम किया है। मैं इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ निवेदन करता हूं
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय श्री रविंद्र कुमार सर से कि वे सुश्री डॉक्टर भुवन मोनी जी को पुष्पगुच्छ एवं उत्तरी भेंट कर सम्मानित करें और मंच पर स्थान दें। हमारे अगले कवि हैं आदरणीय श्री गजेंद्र प्रियांशु जी, जो लखनऊ के लोकप्रिय गीतकार हैं एवं व्यंग्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं श्री गजेंद्र प्रियांशु जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय श्री एस राणा सर से कि वे गजेंद्र प्रियांशु जी का पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय से सम्मान करें और मंच पर स्थान दें। इसी कड़ी में अगले कवि हैं आदरणीय श्री योगेश मिश्रा जी, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कवि हैं एवं टीवी न्यूज़ चैनल के लिए काव्यात्मक प्रदर्शन करते हैं। मैं इन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। एवं साथ ही साथ निवेदन करता हूं मुख्य आयकर आयुक्त आदरणीय श्री एस राणा सर से कि वे श्री योगेश मिश्रा जी को पुष्पगुच्छ और उत्तरी भेंट कर सम्मानित करें और मंच पर स्थान प्रदान करें। हमारे मध्य अगले कवि हैं आदरणीय श्री सूरज त्रिपाठी जी, जो मुंबई के मशहूर हास्य कवि एवं मंच संचालक हैं। इन्होंने टीवी चैनल के लिए कई काव्यात्मक प्रदर्शन भी किए हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका मंच पर स्वागत कीजिए। साथ ही साथ मैं श्री एस राणा सर से निवेदन करती हूँ कि वे सूरज त्रिपाठी जी का पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय से सम्मान करें एवं मंच पर स्थान दें। इन 6 कवियों के अतिरिक्त हमारे अपने अहमदाबाद से अगले जो कवि हैं वो हमारे अहमदाबाद से हैं आदरणीय श्री भाविन भाई बी गोपानी, जिन्होंने 3 गजल संग्रह, प्रत्येक गजल संग्रह में 108 गजलें हैं जिनका संकलन किया और इन्हें इंडियन नेशनल थिएटर द्वारा शायदा अवार्ड 2016 में सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं, सभी लोग इनका तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं कवि सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री ए.के. मिश्रा सर से कि वे भाविन भाई गोपानी जी को पुष्पगुच्छ और उत्तरी भेंट कर सम्मानित करें और मंच पर स्थान प्रदान करें। अब मैं कवि सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री ए.के. मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ कि वे सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन दें। परमादरणीय शहर के अनेक विभागों से पधारे हुए शीर्षस्थ अधिकारी, सभागार में उपस्थित आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी प्रियजन,
जो देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे सभी आमंत्रित कवि भाइयों और बहनों, आज की इस काव्य संध्या का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजनों की श्रृंखला की एक कड़ी है। भारत सरकार की संकल्पना के अनुसार स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयकर विभाग पूरे देश में गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। गुजरात प्रभाग ने अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस कवि सम्मेलन की संकल्पना माननीय श्री रविंद्र कुमार जी ने एक कार्यक्रम में की थी। ये सही है कि हम कर संग्रह करते हैं जो प्रायः अप्रिय माना जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम संवेदना की धरती पर जीते हैं और उसके जो मूल्य हैं हमारे लिए विपरीत हैं। इन बातों की महत्ता को समझते हुए इस कवि सम्मेलन के आयोजन का जो स्वप्न माननीय श्री रविंद्र कुमार जी ने किसी समय देखा था, उसका एक बड़ा महत्व है। दरअसल अगर देखा जाए तो जो काम हम करते हैं उसके लिए अगर संवेदना हो तो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। कर संग्रह का भी अंततः उद्देश्य जन कल्याण है, क्योंकि उसे हम अपने पास नहीं रखते हैं। वो देश के विकास के लिए, लोगों की उन्नति के लिए और अपने भविष्य के लिए ही खर्च किया जाता है। अगर इस कार्य को हम पूरी संवेदना के साथ करते हैं तो ये लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए अधिक आसान हो जाता है। तो ये जो संकल्पना थी, इस संकल्पना के साथ जब अपने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने आदेश दिया कि एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए, तो हम सभी लोग इस कार्य में तुरंत संलग्न हो गए और आज ये जो कार्यक्रम है उसी स्वप्न का एक परिणाम है। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कवि सम्मेलन का ही आयोजन क्यों? तो जब समाज में संवेदना छिसती जा रही हो, जब लोगों के लिए न्याय के दरवाजे बंद होते जा रहे हों, अनेक मूल्यों पर संकट छा रहा हो, तो हम किस दिशा में देखेंगे? हम ये जानते हैं कि साहित्य ने हमेशा समाज का मार्ग प्रशस्त किया है, अपनी युग को जगाने का काम किया है। तो हम जब भी ज़रूरत होती है तो साहित्य की तरफ देखते हैं। और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था, जबकि आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो तमाम ऐसे मूल्य हैं जिनको पुनः याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज़ादी अक्षुण्ण रहे, ये संकल्प भी लेना रोज रोज आवश्यक है। यहाँ तक कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उपलब्धि की जो बात कही गई है, वो तब तक हासिल नहीं हो सकती है जब तक कि हर व्यक्ति के अंदर ये चेतना न हो कि हर व्यक्ति बराबर है। और हर व्यक्ति बराबर है, वो बात कहाँ से आती है? ये बात हमारी सांस्कृतिक परंपरा से आती है, जहाँ ये कहा जाता है कि सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म के ही तत्व हैं, यहाँ पर कोई नानात्व नहीं है, हम सबको एक जैसा देखते हैं। और वो साहित्य नहीं है जो संवेदना से रहित हो, जिसमें करुणा न हो, जो लोगों की जगाने की क्षमता न रखता हो। और हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय से लेकर के आज तक साहित्य ने सदैव ये काम किया है, मार्ग लोगों का प्रशस्त किया है। शासन का लक्ष्य लोकोन्मुख होना है।
हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं कि केवल खजाने भरें और जो जनता के कल्याण और विकास की बातें हैं उसकी उपेक्षा कर दें। आज इस काव्य संध्या पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये संध्या एक सुंदरी है जिसका श्रृंगार आज शब्द और उसकी शक्ति के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कोई आराधक पुष्पों के माध्यम से अपने आराध्य की अर्चना करता है, वही कार्य आज कवि सम्मेलन के माध्यम से करेंगे। आप जानते हैं कि वाक शक्ति का महत्व कितना है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम की शुरुआत जिस श्लोक से की थी वो था कि वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाक और उसकी शक्ति ये दोनों पार्वती और परमेश्वर की तरह हैं। तो आज उसी वाक शक्ति को जगाने का समय है। रात्रि में जैसे तिमिराच्छन्न आकाश को चंद्रमा की किरणें आलोकित करके पूरे जगत को आह्लादित कर देती हैं, उसी तरह से संवेदना के मूल्य पूरे संसार के लिए एक प्रकाशक का काम करते हैं और रास्ते प्रशस्त करते हैं। हम लोग थोड़ी देर में इस मंच को अपने इन प्रिय कवियों को समर्पित कर देंगे। आज अनुरोध है कि आप सब लोग अपनी मन की गांठें खोल करके पूरा आनंद लें, क्योंकि ये कहा गया है कि गीत को सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए। तो थोड़े समय के लिए आप सब लोग अपनी मन को गीत सा कर लें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर सर। अब मैं यहाँ उपस्थित समस्त आयकर परिवार के सदस्यों एवं अतिथियों की ओर से विनम्र आग्रह करता हूँ अपने प्रिंसिपल CCIT गुजरात अहमदाबाद श्री रविंद्र कुमार सर से कि वे यहाँ उपस्थित अतिथियों को अपने ज्ञान एवं अनुभव से अभिसिंचित करें और कवि सम्मेलन प्रारंभ करने की घोषणा करें। श्री रविंद्र कुमार सर। सभागार में उपस्थित माननीय व्यक्ति, हमारे आमंत्रित कवि कवित्री, साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो भारत सरकार ने शुरू किया है, उसी क्रम में हमने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया। उस आयोजन के पीछे यही उद्देश्य था कि गुजरात के लोग बहुत साहित्य प्रेमी हैं, उनको कविता में बहुत रुचि है, कल्चर यहाँ का काफ़ी सशक्त है और उन्हें इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम चाहते थे कि एक ऐसा विभाग का चेहरा सामने आए जो सिर्फ कर संचयन नहीं करता है, बल्कि मानवता की दूसरी दृष्टियों पे भी दूसरे आयाम भी रखता है। हम कर संचयन करते हैं, साथ में हम मानव हैं, हमें हृदय है, हम हर चीज़ की, अच्छी चीज़ की सराहना भी करते हैं। इसी क्रम में हमने अपना विचार रखा कि हम चाहते हैं कि कवि सम्मेलन हो और हमारे विभाग में ही अच्छे साहित्यकार भी हैं, अच्छे कवि भी हैं। उसमें अनिल मिश्र जी बहुत ही सशक्त कवि भी हैं और अच्छी साहित्य भी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और ये सुचारू रूप से आयोजन इसका हो जाएगा।
और मुझे बहुत खुशी है यह देखकर कि उन्होंने बहुत ही सरलता से और बहुत ही भव्य तरीके से इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। मुझे आशा है कि सारे कवियों को कविता पाठ करने में यहाँ पे आनंद प्राप्त होगा और जो श्रोता हैं वो तो उनसे बहुत ही आनंद लेंगे। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ उपस्थित होने के लिए और आशा करता हूँ कि ये शाम आप सब लोग एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम के बीच में एक सूचना है, जो भी लोग पीछे की सीट्स में बैठे हों वो उनसे विनम्र निवेदन है कि वे आगे आ जाएं। धन्यवाद सर। मैं मंच पर विराजमान आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री रविंद्र कुमार सर, श्री एस राणा सर, श्री अनिल कुमार मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ कि वे सामने सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री बीपी श्रीवास्तव सर, अपर आयकर आयुक्त और जो हमारे आयकर परिवार के सदस्य हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कुछ भूमिका एवं कविता प्रस्तुत करें। कविताओं में एक रस होता है और कवि के हृदय में, उनके विचारों में भावनाओं का अथाह समुद्र उमड़ता है। किस तरह से कवि अपनी कवित्व शैली से, अपने मौलिक विचारों से किसी भी काव्य में किसी भी भावनाओं को सजाकर प्रस्तुत करता है और हमारे मानसिक पटल से प्रक्षेपित होकर हमारे हृदय को स्पर्श करता है, ये हमारे कवियों की विशेषता है और जिसके लिए आज हमारे सभी कवि यहाँ पर सम्मानित हैं। कवि सम्मेलन हो और उसमें रसों की व्याख्या ना हो तो थोड़ा सा अधूरा मालूम होगा। इसलिए सबसे पहले मैं मुख्य रसों के बारे में वर्णन करता हूँ, क्योंकि मुख्य रस श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस होते हैं। उसके अलावा बहुत से रस हैं, 10 रस हैं। भक्ति रस भी है, वात्सल्य भी रस है, बीभत्स रस है, शांत रस है और करुण रस है, रौद्र रस है। तो मैं इस सम्मेलन का प्रारंभ हमारे महाकवि, आदि कवि वाल्मीकि की पहली कविता से करता हूँ, जो इस संसार की पहली कविता है। जब उन्होंने 2 पक्षियों को जो प्रेम में लीन थे, एक बहेलिये द्वारा बाण मारा गया और उसमें से एक पक्षी की मृत्यु हुई, तो उनके जो हार्दिक उद्गार निकले, जो संस्कृत में हैं, जो हमारे रामायण में बालकांड में श्लोक 16 में वर्णित हैं, मैं सबसे पहले संस्कृत में उनको लेना चाहूँगा। माँ निषाद प्रतिष्ठामा त्वं गमम श्रात्सति समः यत् क्रौच मिथुनादेकम बधी कामा मोहितम। हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न कौच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। ये वियोग श्रृंगार की, इस संसार की पहली कविता है, जो बाद में सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत की और उन्होंने इसे हिंदी भाषा में रचित किया कि वियोगी होगा पहला कवि,
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, बहकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रेम की पराकाष्ठा की कुछ और भी अनुभूतियां हैं, जैसे मीराबाई जी की एक लाइन है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी प्रेम यानी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति। और वहीं पर एक दूसरी जगह भी भगवान कृष्ण की भक्ति की बात है, पानी परात छुयो नहीं हाथ, हरि नैनन असुवन से पग धोए। ये भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से नहला दिया था। एक और कविता है जो शंभुनाथ जी की है, वो भी समय काल में प्रासंगिक है, इसलिए आपके समक्ष उद्धृत करता हूँ। समय के शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। एक शांत रस की कविता महादेवी वर्मा जी की भी उद्धृत करना चाहूंगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली। और प्रेम की पराकाष्ठा पर जो हमारे आंसुओं की एक वर्षा होती है, उसकी अभिव्यक्ति में मैं प्रस्तुत करता हूँ गोपाल दास नीरज जी की भी एक कविता। आदमी को आदमी बनाने के लिए कोई प्यार की कहानी चाहिए, और प्यार की कहानी लिखने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने भी इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक नारी की व्यथा को कैसे वर्णित किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलझुलाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब एक ही कविता है जिसमें कि रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस का समन्वय है, और वो हमारे आधुनिक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है, जिसमें उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट की व्याख्या कितने सुंदर शब्दों में समाहित की है। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, नहीं क्षितिज से गगन के बीच चौक से, काल चक्र के रथ से पहिए बिखर गए दशों दिशाओं में, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई काया आज भी इस बात की साक्षी है, आज भी इस बात की साक्षी है। अब आप सभी की अनुमति से, विशेष प्रयासों से मैंने कल रात्र में ही एक छोटी सी कविता का संकलन किया है जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा, और ये नारी शक्ति को समर्पित है। इसमें नारी शक्ति के विभिन्न रूप जीवन में गर्व से लेके अंत तक मैंने अपनी भाषा में खड़ी कविता के माध्यम से वर्णित करने का एक प्रयास किया है। नारी प्रकृति का पर्यायवाची है, ईश्वर की स्वर्णिम हस्तलिपि है, अदम्य शक्तियों से समृद्ध, सृष्टि चक्र को करती गतिशील, ममतामयी निस्वार्थ प्रेम एवं त्याग द्वारा विषम क्षणों को भी सुख में करती है तब्दील। संसार की प्रथम किरण को देखने के साथ वात्सल्य की मूर्ति बनी मेरी माँ थी मेरे साथ, बचपन की अटखेलियों अंगड़ाइयों के बीच मेरी माँ ने दी गिर कर संभल कर चलने की सीख। खेल में, रूठने में, मनाने में मेरे साथ, टूटे खिलौने जोड़ने में था बहन का हाथ। थोड़ा बड़ा होकर जब गया करने विद्यार्जन, भ्रांतियों शंकाओं का करती हुई परिमार्जन, वहाँ भी मिला मुझे नारी का ही स्वरूप, शिक्षिका बन गई जीवन को देती मूर्त रूप। संघर्षों के मध्य जब भी हुआ हताश,
मार्गदर्शक बन उभरी पत्नी भरती विश्वास, आवेश एवं क्रोध में आवेग में हुआ कठोर, मुस्कान से कठोरता विलुप्त करती हुई बेटी आई मेरी ओर। प्रत्येक मनुष्य की अभिव्यक्ति का क्षेत्र, प्रत्येक मनुष्य की अभिव्यक्ति का क्षेत्र नारी सत्ता में आता है। पैतृक चालित समाज पितृभाषा से नहीं मातृभाषा से संचालित किया जाता है। और संसार का एक अंतिम सच है, जब कभी भी हम बनते हैं काल का ग्रास, जब कभी भी हम बनते हैं काल का ग्रास, तो भी निर्जीव शरीर को अपने भीतर समाकर आंचल फैलाकर चिरकाल के लिए दुखी मन से देती है अंतिम प्रवास। एक नारी का ही रूप हमारी मातृभूमि भारत में। धन्यवाद। बहुत खूब कहा सर आपने। अब मैं श्री अनिल कुमार मिश्रा सर, प्रधान आयकर आयुक्त को मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस मंच पर पूरी दुनिया में ख्यातिलब्ध कवि उपस्थित हैं और उनके बीच में कविता पाठ करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मैं समकालीन कविताएं लिखता हूँ, ये अलग विधा है लेकिन इसका आस्वाद भी अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भी आनंदित होंगे। एक बहुत छोटी कविता आदेश हुआ है इसलिए पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है खाली जगह। दरअसल शीर्षक इसका खाली जगह है लेकिन पूरी कविता खाली जगह का प्रत्याख्यान है। इस सृष्टि में कोई खाली जगह नहीं है, इस सृष्टि में कोई खाली जगह नहीं है। जिसे हम खाली समझते हैं वहाँ अनजान देशों के संघर्षों के उड़ उड़ कर आए असंख्य धूल कण हैं। एक दूसरे को आवेशित करती विद्युत तरंगे हैं। वहाँ मूर्छित पड़ा है प्रेम किसी मौसम में फिर से हरा हो जाने के लिए। वहाँ मूर्छित पड़ा है प्रेम किसी मौसम में फिर से हरा हो जाने के लिए। अपने प्रादुर्भाव के समय से शांत स्थिर पड़े विशाल पत्थर की अखंड उदासी से निकल आने की कसम कस है। अपने प्रादुर्भाव के समय से शांत स्थिर पड़े विशाल पत्थर की अखंड उदासी की निकल आने की कसम कस है। वहाँ है चींटी के चलने की आवाज, वहाँ है चींटी के चलने की आवाज और धूप की तिनके का हवा में हिलना है। अपनी पहली संतान होने पर बरगद के पेड़ में धागे बांधते समय, अपनी पहली संतान होने पर बरगद के पेड़ में धागे बांधते समय मांगी गई तुम्हारी मेरी मनौतियां हैं। बेहद उमस भरी रात में पस्त पड़े हौसलों को अपनी बाहों का सहारा देकर उठाती सुबह की सूरज की किरणें हैं। इसके अलावा वहाँ सच्चे झूठे किस्से हैं। इसके अलावा वहाँ सच्चे झूठे किस्से हैं जिनके सहारे जीते आ रहे हैं हम। वहाँ गरज रहे हैं बादल, अपने कंधे पर बैठाए सदियों के आक्रोश। भविष्य में वहाँ अंधेरे और प्रकाश की बनी पगडंडी पर चला जा रहा है रूठा मनु। एक श्रद्धा सी लगने वाली स्त्री, एक श्रद्धा सी लगने वाली स्त्री पोटली में रखे बीजों को छितरा रही है दसों दिशाओं में। इतिहास के अस्पताल के बाहर, इतिहास के अस्पताल के बाहर
एक सन की शल्य चिकित्सक ने सजा रखी है महान राजाओं और समाज सुधारकों के खोपड़ियों की अर्धसत्य की प्रदर्शनी। बहुत सी टूटी हुई उम्मीदें हैं, बहुत सी टूटी हुई उम्मीदें हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैं बांसुरी के सुर, लेकिन उससे ज़्यादा हैं बांसुरी के सुर। धन्यवाद। अद्भुत सर। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री भाविन बाई बी गोपानी जी से कि वे आकर अपनी कविता पठन करें। इनके द्वारा एक के बाद एक 2 कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी। नहीं ये चलेगा, आप आगे वहाँ से भी करेंगे जैसा आपको उचित लगे, यहाँ पे अच्छा लगेगा। हेलो, इट्स ओके। सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण और मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय कविगण को मेरा नमस्कार प्रणाम। दो गज़ल पेश करूंगा, एक मतला और 2 शेर उस पे ज़्यादा पेश करूंगा। मुझे देखती रहती है, बात करती नहीं। मुझे देखती रहती है, बात करती नहीं। ये कैसी है बारिश, ज़मीन में उतरती नहीं। मुझे देखती रहती है, बात करती नहीं। ये कैसी है बारिश, ज़मीन में उतरती नहीं। मुझे आज तन्हा वहां से गुजरना पड़ा। मुझे आज तन्हा वहां से गुजरना पड़ा, जहां से सड़क भी अकेली गुजरती नहीं। मुझे आज तन्हा वहां से गुजरना पड़ा, जहां से सड़क भी अकेली गुजरती नहीं। मेरे शहर में सिर्फ इंसान ही मरते हैं। मेरे शहर में सिर्फ इंसान ही मरते हैं। तेरे शहर की तरह चीखें तो मरती नहीं। मुझे देखती रहती है, बात करती नहीं। ये कैसी है बारिश, ज़मीन में उतरती नहीं। और एक गजल का मतलब है, हमारी तिश्नगी के कत्ल का मौका उठा ले तू। हमारी तिश्नगी के कत्ल का मौका उठा ले तू। बिछा सकता नहीं दरिया तो ये सहरा उठा ले तू। हमारी तिश्नगी के कत्ल का मौका उठा ले तू। बिछा सकता नहीं दरिया तो ये सहरा उठा ले तू। अलग अंदाज से महसूस करना है अगर खुद को। अलग अंदाज से महसूस करना है अगर खुद को। हमारी डायरी का कोई भी पन्ना उठा ले तू। अलग अंदाज से महसूस करना है अगर खुद को। हमारी डायरी का कोई भी पन्ना उठा ले तू। तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरी यादें, तेरी बातें। तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरी बातें, तेरी यादें। कभी आकर मेरे दिल से ये सब मलबा उठा ले तू। शुक्रिया। तेरा चेहरा, तेरी बातें, तेरी यादें, तेरी आंखें। कभी आकर मेरे दिल से ये सब मलबा उठा ले तू। नहीं घर साथ चल सकते, बची है एक ही तरकीब। नहीं घर साथ चल सकते, बची है एक ही तरकीब। मेरा रास्ता उठा लूं मैं, तेरा रास्ता उठा ले तू। नहीं घर साथ चल सकते, बची है एक ही तरकीब। मेरा रास्ता उठा लूं मैं, तेरा रास्ता उठा ले तू। सुहानी एक सहर बिल्कुल मिलेगी मुफ्त इसके साथ। सुहानी एक सहर बिल्कुल मिलेगी मुफ्त इसके साथ। जरा महंगी है पर इस रात का खर्चा उठा ले तू। सुहानी एक सहर बिल्कुल मिलेगी मुफ्त इसके साथ। जरा महंगी है पर इस रात का खर्चा उठा ले तू। गजल का अंतिम शेर है, तू सबको प्यार करता है, तुझे सब प्यार करते हैं। तू सबको प्यार करता है, तुझे सब प्यार करते हैं। ये खुद की सोच पर डाला हुआ पर्दा उठा ले तू। तू
तू सबको प्यार करता है, तुझे सब प्यार करते हैं, ये खुद की सोच पर डाला हुआ पर्दा उठा ले तू, हमारी तिश्नगी के कत्ल का मौका उठा ले तू, बिछा सकता नहीं दरिया तो ये सहरा उठा ले तू। और एक और गजल है, गजल का मतला है, काम कहाँ मैं जैसा तैसा करता हूँ, काम कहाँ मैं जैसा तैसा करता हूँ, बरसों से मैं खुद को झेला करता हूँ। काम कहाँ मैं जैसा तैसा करता हूँ, बरसों से मैं खुद को झेला करता हूँ, बैठे बैठे उसको सोचा करता हूँ, बैठे बैठे उसको सोचा करता हूँ, ऐसे भी मैं उसका पीछा करता हूँ। काम कहाँ मैं जैसा तैसा करता हूँ, बरसों से मैं खुद को झेला करता हूँ, बैठे बैठे उसको सोचा करता हूँ, ऐसे भी मैं उसका पीछा करता हूँ। घर के कोने में रखा एक पौधा हूँ, घर के कोने में रखा एक पौधा हूँ, मैं खिड़की से बारिश देखा करता हूँ। घर के कोने में रखा एक पौधा हूँ, मैं खिड़की से बारिश देखा करता हूँ। तुम मुझ में से हट जाओ तो अच्छा है, तुम मुझ में से हट जाओ तो अच्छा है, वरना मैं ही मेरा रास्ता करता हूँ। तुम मुझ में से हट जाओ तो अच्छा है, वरना मैं ही मेरा रास्ता करता हूँ। वो तो बस दीवार बनाता रहता है, वो तो बस दीवार बनाता रहता है, घर करने में ईंटें भेजा करता हूँ। वो तो बस दीवार बनाता रहता है, घर करने में ईंटें भेजा करता हूँ। और अंतिम शेर है इस गजल का, पुरखों की मेहनत ने जिंदा रखा है, पुरखों की मेहनत ने जिंदा रखा है, एक एक करके मिलकर बेचा करता हूँ। पुरखों की मेहनत ने जिंदा रखा है, एक एक करके मिलकर बेचा करता हूँ। काम कहाँ मैं जैसा तैसा करता हूँ, बरसों से मैं खुद को झेला करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। श्री भाविन भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। क्योंकि अब चाय पान का समय हो चुका है, इसलिए मैं वरिष्ठ अधिकारी एवं कविगणों को एस्कॉर्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि वह चाय पान के लिए उन्हें उचित स्थान पर एस्कॉर्ट करें। साथ ही साथ मैं उपस्थित यहाँ आयकर परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे जलपान ग्रहण करने के लिए दाएं दरवाजे से प्रस्थान करें। यह कार्यक्रम 15 मिनट पूर्व में आरंभ होगा। यस सर, यस सर। मैं आदरणीय श्री सूरज त्रिपाठी जी को मंच के संचालन के लिए निवेदन करता हूं कि वे यहां आएं और मंच का संचालन करें। श्री सूरज त्रिपाठी जी। मेरे सम्मान में आप लोगों ने जो कमजोर ताली बजाई है, इतनी ताली तो मैं घर में ही बजवा लेता हूँ। एकदम मस्ती में रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना दुनिया में कुछ लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। ट्यूबलाइट समझते हैं ना, जलते जलते जलती है। कोई बात नहीं, एकदम मस्ती में रहिए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कवि सम्मेलन का मंच है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करा। आदरणीय मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, विशेष प्रणाम करता हूँ मैं, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे कार्यक्रम हैं, उसके बाद भी सर ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया। और उन्होंने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम इसलिए करवाया है क्योंकि हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया
अब मैं कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा हूँ। देखता हूँ अहमदाबाद की धरती किस तरीके से एक नौजवान कवि का स्वागत करती है। इस दुनिया में इतने सारे कार्यक्रम होने के बाद भी सर ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया, और अब तो हिचकियाँ भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आप सबने मुस्कुराना छोड़ दिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लीजिए कि ज़िंदगी में कभी एंजियोग्राफी की जरूरत न पड़े। क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए। 300 चैनल है सर हमारे घर पे, लेकिन आपको बधाई देता हूं कि आपने कवि सम्मेलन का जो लाइव सुनने की जो परंपरा है उसको जिंदा रखा। ये काम सिर्फ अहमदाबाद की धरती कर सकती है। हाँ, 300 चैनल है हमारे घर में, और कैसे कैसे सीरियल आते हैं उसके, इसका लफड़ा उसके साथ, उसका लफड़ा इसके साथ, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। 8-8, 9-9 साल से शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी सीरियल का नाम होता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक हमारे घर में सीरियल आता था दिया और बाती, महिला शक्ति बेटी, इतने ध्यान से देखती थी दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। और एक हमारे समाज में आई है वो एकता कपूर जो भारत की संस्कृति को कपूर की तरह जला रही है, और भगवान बालाजी भी कुछ नहीं कर पा। क्या कर सकते हैं? देखो मैं यूपी से आया हूँ और इतना उजाला देखने का आदत नहीं है मुझे। ये जो अंधेरा आपने किया हुआ है, मैं जरा निवेदन करूंगा साउंड दादा से एक बार जरा उजाला कर दे। वहाँ पे देश उजाले की ओर बढ़ रहा है और हम अंधेरा करके बैठे हैं। जरा एक बार जोरदार सम्मान में जरा अपने लिए तालियां बजा सकते हैं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। देखो कोई टेंशन नहीं सोचती। देखो कुछ लोग को देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज रिकॉर्ड करेंगे, कल घर पे जाके बेडरूम में मुझे देखेंगे। अच्छा लगेगा कि बेडरूम में आऊंगा मैं। लेकिन देखिए आप लोगों ने कवि सम्मेलन की जो परंपरा उसको अच्छे से निभाई है। जरा मैं चाहता हूँ एक बार जितने लोग भी उपस्थित हैं, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, जितने लोग भी मन से उपस्थित है, तन से उपस्थित है, क्योंकि कविता कान का विषय नहीं है, कविता ध्यान का विषय है। जरा एक बार जोरदार ताली बजे और इस ऑडिटोरियम में यहाँ की गूंज जितनी हो, ताकि हमारे जितने भी उपस्थित कवि एक एक करके मैं आपको पीछे बुलाना चाहती हूँ। पूजा का पहला पुष्प हमारे मंच के पहले कवि आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ मैं। वैसे वो उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, उत्तर प्रदेश जौनपुर से। अच्छा, बहुत गर्व करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये बात और है कि उत्तर प्रदेश उन पर गर्व नहीं करता। लेकिन वो जौनपुर से हमारे बीच हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से खड़का आपके बीच में आया हूँ, और देखते हैं आप लोग कैसे उसको सुनते हैं। आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं आवाज देना चाहूँगा आदरणीय योगेश मिश्र को। जिस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा, ये हो सकता है कि आगे जाके चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगले कवि को आवाज देना चाहूंगा। वो देखा जाए तो मारवाड़ी है सर। मारवाड़ी तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, और वो अहमदाबाद की धरती पे है। एक मारवाड़ी और गुजराती का रिश्ता कैसा होता है आप जानते हैं ना? बिल्कुल साड़ू भाई की तरह। अभी कुछ लोग बोले सर साड़ू क्या होता है? साड़ू का मतलब होता है एक ही दुकान से लूटे हुए दो ग्राहक। हाँ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, घर में जाके लुगाई को दिखाना और बोलना देश में सुंदर कवि भी हैं। हाँ, तो जिस समय दुनिया के कवि लंबी लंबी कविताएं लिख रहे थे, उस समय मुंबई का एक कवि जो मारवाड़ की धरती से आता है, एक एक लाइन में लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। पूरी दुनिया में उसको वन लाइनर किंग कहा जाता है। आज आपके धरती पे है, और उससे बढ़िया इस देश में ओपनिंग करने वाला बैट्समैन शायद ही कोई होगा। मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में आवाज देना चाहूंगा आदरणीय गौरव शर्मा।